दूर किसी जंगल में सब पक्षी खुशहाल जीवन जी रहे थे। अरे चील दीदी, ये क्या है और आप कहाँ से ले आई? कालू, तुम्हारी दीदी अब मॉडर्न हो गई है। अब तुम्हारी दीदी कच्चा मांस नहीं खाती, बल्कि उसे आग पर भून कर खाती है। आज तो कोई शिकार हाथ ही नहीं लगा, नहीं तो तुम्हें भी थोड़ा टेस्ट करवाती। तुम तो अपने पंख चाटते रह जाते। तुम तो बस कच्चा सूखा हुआ दाना ही खाते हो। असल जिंदगी के मजे तो हम लेते हैं। चील दीदी, अंडे तो मैं भी पी लेता हूँ पक्षियों के चुरा कर, लेकिन मांस अभी मेरे मुंह नहीं लगा है। लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मेरा भी मन कर रहा है, मैं भी भुना हुआ मांस खाऊं। कालू, मैं तो जैसे ही आसमान में ऊंची उड़ान लेती हूँ तो सब पक्षी अपने अपने बच्चों को छुपा लेते हैं। लेकिन कालू कौवे, तुम पर तो कोई शक भी नहीं करेगा। जाओ, तुम चुरा लाओ किसी का बच्चा, फिर आज तुम भुना हुआ मांस खाकर देखना, फिर सूखा दाना खाना भूल जाओगे। चील दीदी, बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम आसमान पर एक ऊंची उड़ान लो और फिर वापस तुम अपने घोंसले में आ जाओ, और इस तरह सब पक्षी ये सोचेंगे कि तुमने ही चुराया है उनका बच्चा। और फिर दोनों ऐसा ही करते हैं। चील आसमान में एक ऊंची उड़ान लेती है। चील को देखकर सब पक्षी डर जाते हैं और अपने अपने बच्चों को छुपा लेते हैं, और फिर वो चील वापस चली जाती है। अब वो चील वापस चली गई है, मैं अपना भोजन ढूंढ लाता हूँ। फिर वो बंटी कबूतर भोजन की खोज में है, लेकिन कालू कौवा छुपा ये सब देख रहा था। कबूतर जैसे ही वहाँ से जाता है, वैसे ही कालू कौवा कबूतर का छोटा सा बच्चा अपने पढ़ाकर वहाँ से भाग जाता है। चील दीदी, कैसा रहा मेरा आइडिया? देखा कैसे एक झटके में चुरा लाया बच्चा। कालू, तुम तो बड़े शैतान हो। लाओ, अब मैं बनाती हूँ इसका भरता। और फिर वो चील और कालू कौवा उस छोटे से कबूतर को भून कर खा लेते हैं। वाह वाह दीदी, मैं तो पागल ही रहा जो सड़े सूखे दाने खाता रहा। असल जिंदगी का मजा तो ऐसे स्वादिष्ट खानों में ही है। कालू, आज का डिनर तो हो गया। अब से तुम ऐसे ही रोज किसी न किसी का बच्चा चुरा लाया करना, और मैं पकाया करूंगी, और फिर मिलकर खाया करेंगे। वो चील भी बूढ़ी हो चुकी थी, अब उससे भी अच्छे से शिकार नहीं होता था। वो तो ऐसे ही किसी लालची पक्षी की तलाश में थी जो शिकार करने में उसकी मदद करे। और फिर रात हो जाती है। कालू कौवा वापस जंगल चला जाता है और चील अपने घोंसले में ही सो जाती है। वो जालिम चील मेरे बच्चों को उठा ले गई और किसी ने मेरी मदद नहीं की। बंटी भैया, लेकिन वो चील तो थोड़ी देर में ही चली गई थी। टुनटुनी, मैं भी यही सोचकर भोजन की खोज में चला गया था, लेकिन पीछे से उस जालिम चील ने मेरा बच्चा चुरा लिया। लेकिन आज हम अच्छे से देखकर भोजन की खोज में जाएंगे। जब वो चील आसमान में हो तब हम अपने अपने घोंसले में रहेंगे। ऐसे ही वो बातें कर ही रहे थे कि आसमान में चील उड़ रही थी। वो देखो बंटी, ये चील आज फिर उड़ती फिर रही है। पहले तो ये कभी कभार ही आया करती थी, लेकिन आजकल तो ये रोज ही आ जाती है। और फिर वो चील एक चक्कर लगाकर वहाँ से चली जाती है। अब जल्दी जल्दी अपना अपना भोजन ढूंढ लो सब, क्योंकि वो चील चली गई है। और फिर वो सब भोजन की खोज में चले जाते हैं, लेकिन कालू कौवा तो उसी समय दूसरे रास्ते से आ जाता है और रानो चिड़िया का बच्चा उठाकर भाग जाता है। चील दीदी देखो, आज मैं रानो चिड़िया का बच्चा उठा लाया हूँ। ऐसे तो हम जंगल के सारे पक्षियों को भी खा जाएं, तो भी किसी को पता नहीं चलेगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब जब तक मेरी और तुम्हारी दोस्ती पक्की रहेगी, तब तक हम तो हर रोज भुना मांस ही खाया करेंगे और मौज करेंगे। और फिर दोनों मिलकर उस बच्चे को तेज आग पर पकाकर खा जाते। सुनो सब मेरी बात ध्यान से, आज से हम सब इकट्ठे होकर भोजन की खोज में नहीं जाएंगे। हम में से कोई एक पक्षी अपने घोंसलों पर नजर रखेगा। मैं तो पहले ही ऐसा कहती थी, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। अब मेरा बच्चा तो खा गई वो जालिम चील, लेकिन अब मैं तुम्हारे घोंसलों पर नजर रखूंगी। मैं तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। तुम सब आराम से भोजन की खोज करने जाना, और अगर वो चील मुझे दिखाई दी तो या तो मैं मर जाऊंगी या उसे मार दूंगी। मुझे भी अब जी कर क्या करना है जब मेरा बच्चा ही मेरे साथ है। रानू बहन, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, क्योंकि उस जालिम चील ने मेरा भी बच्चा उठाकर खा लिया। और फिर ऐसे ही वो रानो चिड़िया घोंसलों के पास रहती है और बाकी पक्षी भोजन की खोज में चले जाते हैं। कालू कौवे, क्या हुआ? आज कोई पक्षी उठाकर नहीं लाई? कहाँ गई तेरी चतुराई?
चील दीदी, मैं तो सुबह से ही इंतजार कर रहा हूँ और अब थक हार कर तुम्हें बताने आया हूँ कि वो कबूतर और टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले के पास रानो चिड़िया को बैठा कर गए हैं नजर रखने के लिए। अब वो निगरानी रख रहे हैं अपने अपने घोंसलों की। चील दीदी, शायद अब से हमें कोई शिकार हाथ ना लगे। अब तो मुझे वो सूखे दाने ही खाने पड़ेंगे। कितना स्वादिष्ट था वो बुना हुआ मांस। कालू, मेरे पास आओ, मेरे पास इसका एक और उपाय है। क्या है दीदी? अगर कोई उपाय है तो जल्दी से बताओ, मेरा तो उस भुने हुए मांस का स्वाद ही नहीं जा रहा। कालू, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे कान में बताती हूँ। और फिर जैसे ही कालू कौवा चील के थोड़ा पास जाता है, वैसे ही वो चील उसे अच्छे से दबोच लेती है। चील दीदी, ये क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं जानती हूँ कालू कौवे, लेकिन अब तुम मेरे किसी काम के नहीं रहे। कल का तो पता नहीं, लेकिन आज तो भुना कौवा खा लूं। मांस भी काफी है तुम पर तो। और फिर वो चील कालू कौवा को भूनकर खा लेती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अगर आप किसी और के साथ गलत करने जा रहे हो तो अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। दूर किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहती थी। टुनटुनी चिड़िया इन दिनों चील के घर पर काम करती थी। वो सब काम बहुत अच्छे से करती थी, लेकिन अब कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसीलिए वो काम भी ठीक से नहीं कर पा रही थी। टुनटुनी, मैं कुछ दिनों से तुम्हें देख रही हूँ, तुम काम दिल से नहीं कर रही हो। बर्तन भी तुम ठीक से नहीं धोए थे, उन पर ऐसे दाग धब्बों का निशान है, और घर में भी सब जगह पर धूल मिट्टी जमी हुई है। आखिर बात क्या है? क्या मैं तुम्हें काम की सैलरी नहीं देती जो तुम इतना गंदा काम कर रही हो? मालकिन जी, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे हर समय चक्कर आते रहते हैं, लगता है मुझे थोड़ी कमजोरी है। लेकिन मालकिन जी, आप परेशान ना होएं, मैं ठीक हो जाऊंगी। टुनटुनी, मैं अभी डॉक्टर रॉकी कबूतर को बुलाती हूँ, वो तुम्हें चेक करके बताएगा कि आखिर बीमारी क्या है। मालकिन जी, आप डॉक्टर को रहने दे, मैं खुद ही कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगी, आप खामखा परेशान हो रही हो। लेकिन चील फिर भी डोला लेती है। टुनटुनी मौसी, आप यहाँ कैसे? और आप तो बहुत कमजोर लग रही हो। डॉक्टर जी, आप इन्हें कैसे जानते हो? ये तो मेरी नौकरानी है। मौसी, आखिर क्या बात है जो आप नौकरानी बन के काम कर रही हो? आप तो अच्छी खासी अमीर थी, फिर क्या हुआ? और आपके बच्चे कहाँ हैं? बच्चों को सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोने लग जाती है। बच्चे? मेरे कोई बच्चे नहीं थे, और ना ही इस पूरी दुनिया में मेरा कोई है। मौसी, आप मुझे सच सच बताएं, आखिर आपके साथ क्या हुआ है? आपको मेरी कसम। बेटा, तुम मुझे अपनी कसम ना दो, मैं तुम्हें बताती हूँ। आज से कुछ समय पहले जब तुम्हारे अंकल को मरे हुए कुछ दिन बीते थे, तो मेरे दोनों बच्चे मेरे पास आते हैं। माँ, आज हम एक जरूरी काम से आए हैं, ये कागजात है, इन पर साइन कर दो। बेटा, ये क्या है और ये किस चीज के कागज हैं? माँ, ये पापा के इस घर के कागज है, हम पापा के इस घर को बेचना चाहते हैं। आखिर क्या करेंगे अब इतने बड़े घर का? बेटा, भगवान के लिए ऐसी बातें दोबारा ना करना। इस घर में मेरी व तेरे पापा की बहुत सारी यादें हैं, और तुम दोनों का बचपन भी गुजरा है यहाँ। और हाँ, तुम्हारे पापा ने बहुत मेहनत से बनाया था इसे। माँ, मेरे पति को कारोबार में बहुत नुकसान हुआ है, और हम इस घर को बेचकर जो मेरे हिस्से के पैसे मिलेंगे, उन पैसों को मेरे पति अपने कारोबार में लगाएगा। और अगर इस मौके पर पापा का घर हमारे काम नहीं आएगा तो फिर कब आएगा? माँ, मुझे भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दूसरे देश भेजना है, मुझे भी पैसों की बहुत जरूरत है। बेटा, तुम दोनों ने अपनी अपनी बात रख दी, लेकिन ये सोचा मैं कहाँ रहूंगी अगर ये घर बेच दिया तो? माँ, हमने तुम्हारा बंदोबस्त कर दिया है, हमने तुम्हारे लिए एक छोटा सा घर खरीद लिया है, अब तुम उस घर में ही रहोगी। माँ, अब जल्दी से साइन कर दो, हमारे बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। रोकी बेटा, फिर मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर उन कागजात पर साइन कर दिए, और मेरे बच्चों ने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा, और वो दोनों चले गए। उस एक कमरे के घर में मेरा दम घुटता था, और अपने पुराने दिनों को याद करके और ज्यादा परेशान होती थी। इसीलिए मैं काम करने के लिए निकल गई, और चील दीदी के पास मुझे नौकरी मिल गई। यहाँ पर मैं काम करती हूँ तो मुझे 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाती है, और मेरा समय भी गुजर जाता है। मौसी, आप मेरे साथ चले मेरे घर, मैं आपको मेरे साथ ही रखूंगा। मुझे लगता है भगवान ने मेरी सुन ली,
मेरी माँ के जाने के बाद मुझे एक और माँ मिल गई। नहीं रॉकी बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। बेटा मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। लेकिन मौसी, माँ कभी भी अपने बच्चों पर बोझ नहीं होती, और अगर आज मैं डॉक्टर बना हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से। मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरे पापा के जाने के बाद मैं अपनी माँ के साथ खड़ा था और आप हमारे पास आई थी। बहन जी क्या हुआ? बहन मेरा पति मर गया और मुझे मेरे पति के भाइयों ने घर से निकाल दिया। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने छोटे से बच्चों को लेकर जाऊं कहां। बहन जी आप मेरे साथ मेरे घर चलें। मौसी, आपने मुझे और मेरी माँ को भोजन भी दिया और साथ में कुछ पैसे भी दिए कि हम कुछ कारोबार कर सके। मौसी, मेरी माँ ने उन पैसों से व्यापार किया और उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ। मौसी, आपकी वजह से मैं डॉक्टर बन पाया हूँ। अगर आप उस दिन हमारी मदद नहीं करती तो पता नहीं हमारा क्या होता। मैं आपके इस एहसान को कभी नहीं भूल सकता। आपको मेरे साथ मेरे घर पर चलना ही होगा। मैं आपको नौकरों वाला काम नहीं करने दे सकता। मौसी, आपको चलना ही होगा। टुनटुनी तुमने इतने दुख अपने दिल में छुपाए हुए थे और कभी भी मुझे पता भी नहीं लगने दिया। मालकिन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने घर में नौकरी दी, 2 वक्त का खाना दिया। टुनटुनी अगर मैंने कभी तुम्हें डांटा हो तो मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं मालकिन जी, आपकी डांट में भी प्यार होता था। मैं आपके एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। और फिर टुनटुनी चिड़िया रॉकी कबूतर के साथ उसके घर पर चली जाती है। माँ, ये घर आज से आपका है और अब से मैं आपका बेटा हूँ। ये क्या माँ, आप रो रही हो? मैं कभी भी अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। रॉकी बेटा मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरी अपनी संतान ने मुझे बेसहारा कर दिया और एक तुम हो जिसने मुझे अपनी संतान से बढ़कर भी मान सम्मान दिया। माँ, आपके आ जाने से यह घर घर लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। अगर भगवान ने मेरी एक माँ ले ली तो बदले में मुझे दूसरी माँ दे दी। और फिर रॉकी कबूतर टुनटुनी की बहुत सेवा करता है, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता। टुनटुनी भी अब रॉकी को ही अपना बेटा समझने लगी थी। हाँ बेटा अब बहुत अच्छा जीवन बिताने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि रिश्ते खून के नहीं, प्यार और एहसास के होते हैं। अगर खून के रिश्तों में प्यार ना हो तो वो रिश्ते भी बेमायने हो जाते हैं।